आकाशवाणी रेनबो के सभी लिसनर्स का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और आज के रेडियो डॉक्टर के इस कार्यक्रम का टॉपिक है फीवर टाइप्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। और आज हमारे साथ हैं रेडियो डॉक्टर पर डॉक्टर जवाहरलाल जैन, जो कि हैं भूतपूर्व CMO यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और जाने माने खेल चिकित्सक। सर, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि उनके बुखार का क्या कारण है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमें भेजा है रोहित खेड़ा ने दिल्ली से। ये कहते हैं कि ऐसा सुना है कि शरीर में पानी की कमी से बुखार होता है, क्या ये सही है? और बुखार कितने तरह का होता है, और हो जाए तो बुखार को ठीक करने के लिए क्या दवा हो, इलाज हो, या कुछ और भी? जी रोहित खेड़ा जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन टेलीफोन पर ये बताना आकाशवाणी के माध्यम से कि अगर बुखार हो तो कौन सी दवाई खाएं, क्या ट्रीटमेंट करें, वो तो शायद ठीक भी नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा। बुखार जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए, ऐसा कुछ बुखार जो है वो सिर्फ सुबह सुबह होते हैं, एक दिन छोड़ के आता है। मलेरिया का बुखार है, कई बार एक दिन छोड़ के आता है। अगर TB का बुखार है तो नॉर्मली इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है उससे, कि भी शाम को होता है। टाइफाइड का बुखार है वो रोज़ रहता है, सुबह ज़्यादा होता है, जैसे जैसे डे बढ़ता है बढ़ता जाता है। तो ये कहना बुखार इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे अपना कितनी तरह का किन कारणों की वजह से, TB की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, कोरोना की वजह से हो सकता है, मलेरिया की वजह से हो सकता है, डेंगू की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो। अच्छा, छोटे बच्चों में जो वैसे वैक्सीन जब लगाते हैं, DPT की वैक्सीन लगाते हैं, उससे भी बुखार हो सकता है। काफ़ी लोगों में कोरोना की वैक्सीन के बाद में भी बुखार हुआ। तो बुखार का एक स्पेसिफिक कारण कहना कि बुखार जो है वो एक लक्षण है, और ये लक्षण किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो TB हो, चाहे वो कैंसर हो। तो बुखार का एज इट इज़ कारण ये कहना कि बुखार किस वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। अब रहा, आपने कहा कि इलाज इसका तभी होगा जब आपको ये पता लगेगा, डॉक्टर आपका ये बताएगा विभिन्न जांच करने के बाद में कि भाई आपका बुखार का डायग्नोसिस ये है। और उस बुखार का, अगर मान लीजिए वो टाइफाइड का डायग्नोसिस डॉक्टर साहब आपको देते हैं, तो आपका इलाज टाइफाइड का होगा। यदि वो कहते हैं कि डेंगू की वजह से, तो उसकी वजह से होगा। अगर वो वायरल फीवर की वजह से कहते हैं तो उसकी वजह से होगा। अब दूसरा ये है कि क्या बुखार ही सिर्फ सिम्टम है या बुखार के साथ कुछ और भी जुड़ा है जी। क्योंकि जब तक सिर्फ बुखार से डायग्नोसिस नहीं हो सकेगा, बुखार के साथ में, माला जी, ये एक हर इंसान को समझना चाहिए, हर श्रोता को समझना चाहिए कि भाई क्या बुखार के साथ में कोई पसीना आ रहा है, क्या बुखार के साथ में चिल्स एंड शिवरिंग है, बहुत कपकपी लग रही है, रजाई 2-3 डालनी पड़ रही है, क्या उसके साथ में सर में दर्द है, क्या उस बुखार के साथ में बॉडी में पेन है, मसल में पेन है, लग रहा है शरीर मेरा टूट रहा है, क्या उसके साथ में भूख उसकी कम हो रही, लॉस ऑफ एपेटाइट है, क्या उसका वजन गिर रहा है, क्या उसे, मतलब सिर्फ डिहाइड्रेशन से ये कहना कि बुखार है, डिहाइड्रेशन से सिर्फ बुखार नहीं होगा, वो डिहाइड्रेशन के साथ में और भी सिम्टम्स होने चाहिए। या तो फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग में डिहाइड्रेशन हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसके साथ बुखार हो सकता है। लेकिन सिर्फ डिहाइड्रेशन से बुखार नहीं हो सकता। बुखार से डिहाइड्रेशन हो सकता है कि आपने कुछ खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, आपने पानी भी बंद कर दिया, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। जनरल वीकनेस तो नहीं है। तो अगर इतने सारे सिम्टम्स साथ में हैं, तब आप उसका निदान होगा, तब उसका डायग्नोसिस होगा। सिर्फ बुखार का क्या इलाज है वो कहना बड़ा मुश्किल है, माला जी। जी, और अगला सवाल हमारे पास आया है रमेश पाल का, यूपी से। ये कहते हैं कि इनके मुंह में ब्लीडिंग हो रही है और लो फीवर है, तो ये क्या चीज है? रमेश पाल जी, देखिए, अगर मुंह में ब्लीडिंग हो रही है और लो फीवर है तो आपको निश्चित रूप से ENT स्पेशलिस्ट को या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। देखिए, अगर ये ब्लीडिंग मुंह से बलगम में आ रही है, और तो हो सकता है कि कहीं कोई लैरिंग्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, या कोई निमोनिया या TB के लक्षण भी हो सकते हैं अगर मुंह से ब्लीडिंग आ रही है। अब मुंह से ब्लीडिंग है कि क्या खांसी में ब्लीडिंग आ रही है कि वैसे ब्लीडिंग आ रही है? अगर वैसे ब्लीडिंग आ रही है, कुछ दवाओं की वजह से तो नहीं है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती है वो खाने से भी कई बार ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे काफ़ी लोग एस्पिरिन रेगुलरली लेते हैं, तो उससे कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है। कहीं पेट में अल्सर अगर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर या जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं या डुओडेनल अल्सर कहते हैं, तो उससे भी मुंह से ब्लड आ सकता है। तो मुंह से ब्लीडिंग आने का
सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कोई अल्सर हो सकता है आपने कोई दवाइयाँ ऐसे पेन किलर्स लिए हों जिसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो जी। या अगर नाक से ब्लीडिंग भी है या मुंह से ब्लीडिंग है तो या तो ENT स्पेशलिस्ट को या एक फिजिशियन को दिखा लीजिए। अगर हो सकता है मान लीजिए रेगुलर ब्लीडिंग मुंह से आ रही है तो हो सकता है कि आपको जो है कंसल्ट करना पड़े किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को। हो सकता है कोई एंडोस्कोपी करनी पड़े, एक पाइप डालकर पेट में पाइप डालते हैं, उससे पता लग जाता है कि भाई कहीं कोई अल्सर्स तो नहीं है। तो अल्सर की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं निमोनिया लंग्स वगैरह की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो, हिमोप्टिसिस है, क्या वो खून जो है वो बलगम में आ रहा है या वैसे आ रहा है, क्या बलगम के साथ मिक्स है, हिमोप्टिसिस है, उसके कारण अलग होंगे, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है। अगर खाने के साथ खून आ रहा है, जैसे कुछ निकला, ब्लीड वोमिटिंग हुई, उसके साथ ब्लड आ रहा है तो वो पेट से ब्लड आ रहा है। तो अगर वो ब्लड आ रहा है तो हो सकता है वो अल्सर की वजह से हो, डर्नल अल्सर की वजह से हो। तो ये तो आप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड जो आ रहा है वो रोज आ रहा है या एक आध बार ओकेजनल आया। कई बार सर गम्स से भी ब्लड आ जाता है। गम्स से भी ब्लड आ सकते हैं, क्या वो सिर्फ दांत की वजह से आ रहा है, कोई पायरिया है वहां कोई ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से आ रहा है। तो सिर्फ ब्लड आना ही एक सिम्टम से नहीं डायग्नोज होगा, उसके साथ में क्या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर कह रहे हैं फीवर है तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो सकता है गम्स की वजह से हो, तो उससे भी मान लीजिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, हो सकता है गम्स की वजह से भी खून आ सकता है। तो सिर्फ खून आने से नहीं, ये तो आपको जांच करानी पड़ेगी प्रॉपर फिजिशियन से या ENT स्पेशलिस्ट से। जी सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमारे पास आया है रघुविंदर सिंह चट्टा जी का, सुभाष नगर न्यू दिल्ली से। कहते हैं फीवर होने के बाद होने वाली वीकनेस का रीजन क्या हो सकता है? देखिए, फीवर के साथ में जब बॉडी की इम्यूनिटी गिर जाती है, चड्ढा जी आपने जो सुभाष नगर से सवाल पूछा है, फीवर के साथ में अब जैसे मान लीजिए फीवर की ड्यूरेशन के पर ज़्यादा निर्भर करता है। मान लीजिए 10 दिन का फीवर रह गया, आपकी डाइट बहुत कम हो गई, न्यूट्रिशन आप मेंटेन नहीं करते। कुछ पेरेंट्स कह देते हैं, कुछ लोगों की घर के लोग कह देते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, भाई खाना बंद करो, खाना जब तक खाना खाते रहेगा ये ठीक नहीं होगा। तो क्या है कि जब आप न्यूट्रिशन मेंटेन करना बंद कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, आप यदि नॉर्मल चपाती 2 खाते हैं, आपने उस समय आधी रोटी भी नहीं खाना चाहते आप, और आपको अगर पानी 8 गिलास पीना, पानी 1 गिलास भी नहीं पीना चाहते, आपकी चाय कॉफ़ी सिर्फ आप चाय कॉफ़ी पे जीना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो फीवर की वजह से वीकनेस इसलिए होती है कि आपका न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं होता, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन से क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो फीवर की वजह से वीकनेस होने का यही कारण है कि डिहाइड्रेशन, बॉडी का जो नॉर्मल जो न्यूट्रिशन है वो डिसबैलेंस हो जाता है, न्यूट्रिशन आप मेंटेन नहीं करते। एक सवाल इनका और है कि फीवर होने पर ब्लड टेस्ट करवाना कब जरूरी हो जाता है? देखिए, फीवर होने पर ब्लड टेस्ट कराना जरूरी कब है? जब मान लीजिए आपके फीवर 3-4 दिन हो गए, आपका फीवर नहीं जा रहा जी। जो सबसे सेफ दवाई है वो पैरासीटामोल है, वो आप बिना चिकित्सक के भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए पैरासीटामोल लेने के बाद में भी आपका फीवर नहीं जा रहा और 3-4 दिन से फीवर आपका चल रहा, और फीवर की मात्रा, फीवर की जो इंटेंसिटी है वो फीवर करीब 100 से ज़्यादा चल रहा है। अगर 98-99 चल रहा है तो 3-4 दिन वेट किया जा सकता है, हो सकता है सर वायरल है, अपने आप चला जाएगा। लेकिन यदि फीवर 100 क्रॉस कर रहा है और कई दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, तो बेसिक टेस्ट ज़रूर कराइए। जैसे खास तौर से मलेरिया का टेस्ट कराइए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, UTI का, एक पेशाब की जांच करा लीजिए, टाइफॉइड की जांच करा लीजिए, डेंगू की जांच करा लीजिए। तो ये बेसिक टेस्ट तो आपको 3-4 दिन तो आप वेट करिए। आप अगर आज फीवर है, और क्या होता है कि लोग एंटीबायोटिक पहले दिन ही शुरू कर देते हैं, जब पहले दिन ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, मान लीजिए वायरल फीवर है, उस पर कोई असर नहीं होगा, और टाइफॉइड भी है तो पहले दिन तो अगर एंटीबायोटिक शुरू कर देने, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा, विडाल भी नेगेटिव आएगा। और तो ये है कि शुरू में कुछ दिन आप इंतजार करिए, 3-4 दिन इंतजार करिए। फीवर देखिए बढ़ तो नहीं रहा, अगर फीवर 101 से ज्यादा जाता है तो कोशिश करिए फीवर को 101 से नीचे रखिए, क्योंकि जितना फीवर बढ़ेगा वो फिर ब्रेन में, उस समय बॉडी सिस्टम में जाकर इफेक्ट कर सकता है। जी सर, बहुत सारे सवाल हमारे पास